सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आप लोग पठन सामग्री लेकर उपस्थित हुए होंगे। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो पठन सामग्री वीडियो को यहीं रोकें और पठन सामग्री लेकर के अध्ययन में उपस्थित हों। आज हम पुनः पाठ 4 हिरोशिमा नामक कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। विद्यार्थियों, कल हमने आपको बताया था कि पाठ्य पुस्तक में रचनाकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जो जन्म दिनांक दी गई है वो गलत है, तो उसको सुधार कर लें। अज्ञेय जी का जन्म पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है 7 मार्च 1991। इसे सुधार करके 7 मार्च 1911 कर लें, 7 मार्च 1911। अज्ञेय जी की मृत्यु वैसे तो यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो जहां जीवन परिचय समाप्त हो रहा है आप वहीं पर मृत्यु हेडिंग लिखकर और दिनांक लिख लें। मृत्यु इनकी हुई थी 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1987। इसको सुधार करने के बाद आप लोग पठन सामग्री के साथ अध्ययन में शामिल हो। सर्वप्रथम बहुप्रतिभा सिद्धांत, जहां पर पाठांक दिया रहता है वहीं किनारे में ही कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिन्हें बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न कहते हैं। आज हम इन्हीं बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के उत्तर समझेंगे, लिखेंगे। पाठ्यपुस्तक में आप लोगों ने बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के सामने यदि उनका अंक अंकित नहीं किया, संख्या अंकित नहीं की है, तो प्रश्न संख्या को अंकित करें या लिख लें। इसके बाद प्रश्न और उनके उत्तर पर ध्यान दें। यहां पर पृष्ठ संख्या 32 में 1 से 5 तक बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 33 पर 2 और बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों के सामने इनका नंबर लिख लें। फिर अब इन प्रश्नों और इनके उत्तरों पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, सूरज किस दिशा में उदय होता है? उदय का मतलब निकलना। सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो यह हमको सबको पता है, सूर्य पूरब दिशा से निकलता है या सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पूरब या पूर्व दोनों एक ही दिशा के नाम हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी पाठ्यपुस्तक में एक शब्द में लिख लें
पूर्व दिशा या पूरब दिशा? दूसरा प्रश्न है, कविता के प्रथम पद में कवि सूरज के बारे में किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी हिंदी के नोटबुक में और पूर्ण उत्तर लिखना है। प्रश्न है, कविता के प्रथम पद में कवि सूरज के बारे में किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? उत्तर है, कविता आप लोगों ने पढ़ी है इसलिए उत्तर आपको भी मालूम होगा, फिर भी समझ लीजिए लिखना किस प्रकार से है, पूर्ण उत्तर लिखना है। कविता के प्रथम पद में कवि सूरज के बारे में यह जानकारी दे रहे हैं कि उस दिन सूरज आकाश से नहीं नगर के चौक से उगा था। कविता के प्रथम पद में कवि सूरज के बारे में यह जानकारी दे रहे हैं कि उस दिन सूरज आकाश से नहीं नगर के चौक से उगा था। अगला प्रश्न है, कविता में से कारक विभक्तियां पहचान कर उनके भेद लिखिए। कविता में कारक विभक्तियां आई हैं, तो उन विभक्तियों को, उन कारक विभक्तियों को आपको पहचानना है और उनका भेद लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले संबंध कारक। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, संबंध कारक के रूप में जो विभक्तियां आई हैं वो है नगर के, मानव जन की, क्षण की, क्षण का, सूर्य के, रथ के, पहियों के, सड़कों की, मानव का। तो ये संबंध कारक विभक्तियां थी। अब अधिकरण कारक भी कविता में आया हुआ है। यह है क्षितिज पर, दिशा में, पत्थर पर, पूरब में, अंतरिक्ष पर। इसके बाद कर्म कारक भी आया हुआ है। मानव को कर्म कारक है। अपादान कारक का भी प्रयोग है कविता में। मिट्टी से, ठीक है। तो यहां पर संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक और अपादान कारक कविता में प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, दसों दिशाओं के नाम बताइए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने हिंदी नोटबुक में लिखना है और इन दिशाओं के नाम को आपको भली प्रकार से, अच्छी तरह से याद करना है। नाम भी याद होना चाहिए और इनके स्पेलिंग भी, वर्तनी का भी आप लिखने का अभ्यास करें ताकि वर्तनी भी गलत ना हो। तो 10 दिशाएं होती हैं। मुख्यतः हम लोग 4 दिशाओं के विषय में जानते हैं, परंतु दिशाएं 10 होती हैं और वो इस प्रकार हैं। पूर्व यानी पूरब दिशा, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान। इसके बाद पृथ्वी और आकाश। तो पृथ्वी नीचे की तरफ है, आकाश ऊपर की तरफ है। तो ये दिशाएं अधस यानी पृथ्वी की तरफ का हिस्सा, ऊर्ध्व यानी आकाश की तरफ का हिस्सा। तो ये दिशाएं भी, 2 दिशाएं ये भी होती हैं, अधस और ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर। इन्हें हिंदी नोटबुक में लिखें और भली प्रकार याद करें। वर्तनी जरूर लिखकर अभ्यास करें वर्तनी का।
अगला प्रश्न है, दिन और रात मिलाकर कितने पहर होते हैं? तो दिन और रात में मिलाकर 8 पहर होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप यहीं अपने बुक में ही लिख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दिन और रात मिलाकर 8 पहर होते हैं। और यहां पर पूछा जा रहा है किस पहर की बात की जा रही है, तो यहां पर दूसरे पहर की बात की जा रही है। दोपहर का मतलब दूसरा पहर। ठीक है, इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए। परंतु इसके बाद जो दिन और रात के जो पहर होते हैं वो यहां पर आपको दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। इन पहरों के नाम आप अपने हिंदी नोटबुक में जरूर लिखें, याद करें और इनके वर्तनी का अभ्यास करें, वर्तनी लिखने का अभ्यास करें। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो दिन और रात दोनों में मिलाकर के 8 पहर होते हैं। दिन में 4 पहर, रात में 4 पहर। प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। तो इस प्रकार दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे की। तो 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटों के अंतर में रात और दिन होता है और इसमें 8 पहर होते हैं। दिन के पहर हैं पूर्वाह्न। पूर्वाह्न दिन का पहला पहर है पूर्वाह्न। दूसरा पहर है मध्याह्न, जिसे हम दोपहर बोलते हैं, मध्याह्न। इसके बाद है अपराह्न, अपराह्न। और दिन का अंतिम पहर है सायंकाल, सायंकाल। रात के 4 पहर हैं। उसमें पहला पहर होता है प्रदोष, दूसरा होता है निशित, निशित। तीसरा है त्रियामा, त्रियामा। और रात का अंतिम पहर है उषा काल, उषा काल। तो ये पहरों के नाम, दिन और रात के अलग अलग पहरों के नाम आप अपने हिंदी नोटबुक में लिखें, याद करें और इसके शुद्ध वर्तनी लिखने का अभ्यास करें। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, कविता में किस दुर्घटना का वर्णन है, उसके परिणामों की भावपूर्ण प्रस्तुति कीजिए। तो कविता में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु हमले की घटना का, दुर्घटना का वर्णन है। और उस दुर्घटना के बाद मानव के भीषण विनाश, मानव का जो भीषण विनाश हुआ, मानवता का जो भीषण विनाश हुआ, उसका मार्मिक वर्णन है। तो इस प्रश्न का उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारना। यह मुहावरा है। तो यह मुहावरा कविता की किस पंक्ति द्वारा चरितार्थ होता है? किस पंक्ति के द्वारा हमें पता चलता है कि यहां पर अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारना, यह मुहावरा सही बैठेगा? तो कविता की पंक्तियां हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाफ बनाकर सोख गया। तो यहां पर यह मुहावरा बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये जो सूरज था इसे मनुष्य ने ही बनाया था, और जब यह सूरज अपने प्रभाव में आया तो इसने मानवता को पूरी तरह नष्ट कर दिया।
ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न खोलिए। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर विकल्प भी दिए हैं। चार चार विकल्प दिए गए हैं, उन चार में से एक उत्तर विकल्प सही है। आपको प्रश्न पढ़ना है, सही उत्तर विकल्प को चुनना है और उसके सामने जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में ये जो वर्ग बना है उस पर आपको सही का निशान लगाना। पहला प्रश्न है, कवि द्वारा किस विषय पर कविता लिखी गई है? कवि द्वारा किस विषय पर कविता लिखी गई है? विकल्प है पानीपत के युद्ध पर, प्रथम विश्व युद्ध पर, भारत पाकिस्तान के युद्ध पर, हिरोशिमा पर किए गए परमाणु हमले पर। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है और जो विकल्प सही है आपकी दृष्टि में उस पर आप सही का निशान लगा दें। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला किस राष्ट्र के द्वारा किया गया था? तो पहला विकल्प है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका। आपके अनुसार जो विकल्प सही है उस पर आप सही का निशान लगा दें। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा में बम कहां गिरा? इसका विकल्प उत्तर है निर्जन स्थान पर, नगर के चौक में, राष्ट्रपति भवन पर, युद्ध क्षेत्र में। जो भी आपको उचित उत्तर लग रहा है उस पर सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी, गोपाल दास नीरज, अज्ञेय या सुमित्रानंदन पंत? आपको जो भी सही उत्तर लग रहा है उस उत्तर के सामने जो वर्ग दिया है उस पर आप सही का निशान लगा दें। ठीक है, आप लोगों ने पाठ को पढ़ा, समझा। पढ़ने समझने के बाद आपने इन प्रश्नों के उत्तरों में सही विकल्प पर निशान भी लगा लिया। अब उन्हें मिला लीजिए। पहला प्रश्न था कवि द्वारा किस विषय पर कविता लिखी गई है? तो इसका उत्तर है हिरोशिमा पर किए गए परमाणु हमले पर। चौथा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला किस राष्ट्र के द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था। अंतिम विकल्प सही है। हिरोशिमा में बम कहां गिरा? तीसरा प्रश्न है कि हिरोशिमा में बम कहां गिरा? तो इसका उत्तर है दूसरा उत्तर, नगर के चौक में। नगर के चौक में। और अगला प्रश्न है, कविता के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा, अज्ञेय। अज्ञेय जी। बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्न। इन अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर प्रायः इन्हीं प्रश्नों के सामने एक शब्द में लिखा जाता है, लेकिन यहां पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो हो सकता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको कुछ वाक्य में लिखना हो। देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हिरोशिमा के अतिरिक्त दूसरे किस शहर पर परमाणु हमला हुआ था? तो एक शब्द में उत्तर है और आपको उत्तर मालूम होगा। नहीं मालूम है तो यहां पर लिख सकते हैं नागासाकी। हिरोशिमा के अतिरिक्त नागासाकी शहर में परमाणु हमला हुआ था। तो यहीं लिख दीजिए।
जापान पर होने वाले इस परमाणु हमले के लिए कौन सा राष्ट्र जिम्मेदार है? इस प्रश्न का उत्तर भी एक शब्द में लिखा जा सकता है, तो यहीं सामने प्रश्न के सामने ही उत्तर लिख दें, अमेरिका। जापान पर होने वाले इस परमाणु हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। कवि के अनुसार, अगला प्रश्न है गा नंबर, कवि के अनुसार उस दिन सूरज कहां से उगा था? तो कवि के अनुसार उस दिन सूरज नगर के चौक से उगा था। एक शब्द में यहां पर उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस दिन की दोपहरी कैसी थी? तो कविता में बताया गया है, दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, यानी उस दिन की जो दोपहर थी दृश्य को सुख लेने वाली थी। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया, उस दिन की दोपहरी कैसी थी? उत्तर में आप लिख सकते हैं, दृश्य को सुख लेने वाली। अगला प्रश्न है, युद्ध विनाश का प्रतीक है या शक्ति प्रदर्शन का? युद्ध विनाश का प्रतीक है, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक नहीं। क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं लिखा जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखा जाएगा। युद्ध विनाश का प्रतीक होता है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं होता, क्योंकि युद्ध में केवल दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं और इसके बाद दोनों तरफ के अनगिनत निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रकार, और वो जो निर्दोष लोग मरते हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है, उन्हें शहीद घोषित कर दिया जाता है, परंतु इसके बाद वास्तविक विनाश उन लोगों के पारिवारिक जीवन पर उत्पन्न होता है। जैसे अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, तो वह विनाश आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में आज भी दिखता है। ये युद्ध विनाश का प्रतीक है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। युद्ध के माध्यम से हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने शब्दों में विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं और कुछ कम शब्दों में भी लिख सकते हैं, तो इसे नोटबुक में लिखना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर तो हम प्रायः अपने हिंदी नोटबुक में ही लिखते आए हैं, तो आज भी हम इन प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक में पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कवि को ऐसा क्यों लगा कि काल सूर्य के रथ के पहियों के अरे उस दिन टूट कर इधर उधर बिखर गए हों? स्पष्ट कीजिए, ऐसा कवि को क्यों लग रहा है? कवि को ऐसा इसलिए लग रहा है कि सूर्य के रथ के पहियों के अरे उस दिन टूट कर इधर उधर बिखर गए हों, क्योंकि परमाणु बम गिरने के बाद वहां के नागरिकों का अंग क्षत विक्षत हो गया, वो नगर क्षत विक्षत हो गया और ये क्षत विक्षत शव अंग इधर उधर बिखर गए। जिस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि परमाणु रूपी सूर्य
काल बनकर आया। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता में मनुष्य को क्या चेतावनी दी गई है? हिरोशिमा कविता के माध्यम से मनुष्य को विज्ञान के विध्वंसक पक्ष से बचने की चेतावनी दी गई है, जिससे मानवता को बचाया जा सके, मानवता को किसी प्रकार का खतरा ना हो। अगला प्रश्न है, कवि ने पत्थर पर किसकी छाया देखी? तो कवि ने पत्थर पर मानव की जली हुई छाया को चिपके हुए देखा और मर्मांतक पीड़ा को महसूस किया। हिरोशिमा कविता के आधार पर हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम के विस्फोट के कारण हुए विनाश को अपने शब्दों में लिखिए। जिस दिन हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराने से विध्वंसक विनाश लीला हुई, उस दिन एक सजीव नगर कुछ ही क्षणों में ऐसे शमशान में बदल गया जहां मानव छाया के रूप में झुलसे हुए पत्थरों पर जलकर चिपक गया। जापान की आने वाली कई पीढ़ियां इसके दुष्परिणाम से अपने आप को नहीं बचा पाई। तो यह था हिरोशिमा नगर पर परमाणु विस्फोट के कारण हुए विनाश का परिणाम। आप अपने शब्दों में और भी अच्छी तरह से उत्तर को लिख सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मानवता उस दिन आहत हुई जिस दिन हिरोशिमा परमाणु विस्फोट का शिकार हुआ। अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर पूर्णतया आपको अपने अनुसार लिखना है। मानवता उस दिन आहत हुई। आहत का मतलब घायल होना, क्षत विक्षत होना। तो उस दिन मानवता घायल हुई जिस दिन हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट हुआ। किस प्रकार से? इस दृश्य को आप स्वयं महसूस करें कि जब बम है तो किस प्रकार का दृश्य उभर कर सामने आता है। और यह तो एक परमाणु विस्फोट था। इससे कई वर्षों से इसका प्रभाव अभी तक नहीं समाप्त हुआ है। तो अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। सोचिए, समझिए और लिखिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां दी हैं, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। ध्यान दें। पहली पंक्ति है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। इस पंक्ति का यह आशय है कि जिस दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम का गोला गिराया गया या परमाणु बम गिराया गया, उस दिन ऐसा लग रहा था मानो आसमान से ना निकलकर सूरज धरती से निकला हो और धरती की मिट्टी से आग बरसा रहा। मतलब इन पंक्तियों का आशय यह है कि जिस दिन हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट हुआ, उस दिन ऐसा लगा कि जो धूप वहाँ पर पड़ रही है वो अंतरिक्ष से नहीं, आसमान से नहीं, बल्कि मिट्टी के फटने से वो धूप उत्पन्न हुई है और जो विनाश लीला को प्रस्तुत कर रही है। अगली पंक्ति है, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। इस पंक्ति का यह आशय है कि परमाणु बम की आग को उसकी जली हुई छाया के साथ
पत्थरों पर इस प्रकार चिपका दिया है कि वे आज भी वहां मानव के होने की साक्षी बन गई हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद गृह कार्य। तो गृह कार्य में आपको बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, वैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों ने पूरा कर लिया है, तो यदि पूरा कर लिया है तो नहीं करना, और नहीं पूरा किए हैं तो करना है, और इसे बुक में ही करना है, पाठ्यपुस्तक में ही करना है। बहुप्रतिभा सिद्धांत, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आज आपको लिखना है, जिसमें से आपने बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ्यपुस्तक में ही लिख लिया है, परंतु अति लघुत्तरीय प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, बहुप्रतिभा सिद्धांत, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न आपको हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।